नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। लोकसभा के अंदर उस समय माहौल गर्मा गया जब गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान 2005 के जहानाबाद जेल ब्रेक कांड का जिक्र करते हुए विपक्ष पर सीधा हमला बोला। शाह ने अपने बयान में कहा कि जिस दौर में नक्सलियों ने पूरे जिले को बंधक बना लिया था, आज वही नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें नक्सल हिंसा पर ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी, जबकि बीजेपी सरकार की नीतियों ने इस ब्लडी मूवमेंट की कमर तोड़ दी है। साथ ही सदन में शाह की बातों ने विपक्ष को भी पूरी तरह से घेर लिया। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ हुआ है कल लोकसभा के भीतर। बिहार में नक्सली हिंसा का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय बीतने के बाद भी देश की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक विमर्श के बार बार उसमें दोहराई जाती है। इन्हीं घटनाओं में से एक है 2005 का जहानाबाद जेल ब्रेक कांड, जिसे आज फिर से राष्ट्रीय मंच पर उठाया गया। दरअसल 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नक्सलवाद पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा का जवाब दिया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में बिहार में नक्सलवाद किस तरह नियंत्रण से बाहर था और किस प्रकार नक्सली संगठनों ने राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती के रूप में लिया था। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आज की स्थिति उस दौर से बिल्कुल अलग हो चुकी है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों की जॉइंट प्लानिंग के चलते नक्सलवाद लगभग खत्म होने की ओर है। आपको बता दें कि इस घटना को याद करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये केवल जेल पर हमला नहीं था, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के ढह जाने का एक ऐसा उदाहरण था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 2005 का ये कांड बिहार के चुनावों के बीच हुआ था और इसे नक्सलियों के सबसे संगठित और सुनियोजित हमलों में से एक आज भी माना जाता है, जहां जहानाबाद शहर की शांत रात अचानक गोलियों की गूंज और विस्फोट से भर गई, जब लगभग 1000 से ज्यादा नक्सली शहर में दाखिल हुए और देखते ही देखते पूरे शहर पर अपना कब्जा कर लिया। तो आइए इस कांड के बारे में जानते हैं थोड़ा और विस्तार से इस रिपोर्ट में। घटना की पूरी जानकारी 13 नवंबर 2005 की रात को जहानाबाद शहर में धुंधली शाम ढल चुकी थी। सड़कों पर एक सामान्य सी गतिविधि थी, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे और इन्हीं परिस्थितियों के बीच नक्सलियों का एक बड़ा समूह धीरे धीरे शहर में एंटर कर रहा था। ये दल इतना बड़ा और संगठित था कि उन्हें रोकने का कोई भी प्रयास स्थानीय पुलिस के लिए लगभग मुश्किल था। नक्सलियों ने सबसे पहले शहर में बिजली कटवा दी, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। ये उनका पहला रणनीतिक कदम था, अंधेरा, भ्रम और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया को धीमा करना। इसके बाद नक्सलियों ने पुलिस लाइन पर हमला किया। पुलिस को मौके पर संभलने का मौका तक नहीं मिला। शहर के कई हिस्सों में छोटे छोटे विस्फोटों और गोलियों की आवाजों से दहशत फैल गई। इसके साथ ही एक समूह ने सीधे जहानाबाद केंद्रीय जेल की ओर अपना कूच किया। जेल पहुंचते ही नक्सलियों ने गेट पर भारी विस्फोट किया और अंदर घुस गए। जेल की सुरक्षा इतनी ज्यादा कमजोर थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर नक्सलियों के कब्जे में चला गया। जेल में उस रात कुल 659 कैदी बंद थे। इनमें नक्सलियों के कई साथी, स्थानीय गिरोहों के सदस्य और रणवीर सेना के नेता भी शामिल थे। नक्सली पहले से तय कर सूची लेकर आए थे। उन्हें पता था कि किन साथियों को बाहर निकालना है और किन कैदियों को निशाना बनाना है। उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था नक्सली कमांडर अजय कानू, जो उस समय जेल में बंद था। नक्सलियों ने अजय कानू को तुरंत बाहर निकाला। उसके बाद दूसरे नक्सली कार्यकर्ताओं को भी छुड़ाया गया। घटना के दौरान नक्सलियों ने अपने प्रतिद्वंदी संगठन रणवीर सेना के 2 नेताओं बड़े शर्मा और विशेश्वर राय को चुनकर मार दिया। ये हमला केवल जेल से साथियों को छुड़वाने का अभियान नहीं था, बल्कि ये एक खुली चेतावनी भी थी कि नक्सली संगठन किस हद तक हिंसा कर सकता है।
और अपने विरोधियों के प्रति वो कितने ज्यादा क्रूर हैं। जेल के सभी ताले तोड़ दिए गए और कुल 341 कैदी भाग निकले। इससे पूरे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। घटना का राजनीतिक और प्रशासनिक असर। इस घटना का सबसे बड़ा असर चुनावों के दौरान पड़ा। जब ये हमला हुआ तब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे थे। सुरक्षा बलों का बड़ा हिस्सा चुनाव ड्यूटी में तैनात था, जिसकी वजह से जेल की सुरक्षा और शहर की व्यवस्था कमजोर हो गई थी। नक्सलियों ने इसी अवसर का फायदा उठाकर इतने बड़े पैमाने पर अचानक से ढाबा बोला। राज्य सरकार को इस घटना के बाद भारी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। विपक्ष ने उस समय की सरकार पर आरोप लगाया कि नक्सलवाद को रोकने में प्रशासन बिल्कुल असफल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है। बाद में कई जांचें हुई, रिपोर्टें आई, पर इस हमले ने बिहार की राजनीति में एक गहरी अपनी छाप छोड़ दी। घटना के बाद केंद्र सरकार को भी इसमें एंटर करना पड़ा। राज्य में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। कई नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई और आने वाले सालों में एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। ग्रीन हंट जैसे बड़े कदम उठाए गए। लोकसभा में फिर उठा पुराना मुद्दा। कई सालों बाद जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस घटना का जिक्र किया तो ये केवल एक इतिहास को याद दिलाना नहीं था। उनका ये बयान दिखाता है कि आज की सुरक्षा किस तरह से पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और किस तरह नक्सलवाद को लगभग खत्म कर दिया गया है। शाह ने कहा कि उस दौर में नक्सली बिहार जैसे राज्य में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चुनौती देते रहते थे। जहानाबाद जेल ब्रेक इसी का बड़ा एग्जाम्पल था। उन्होंने ये भी कहा कि आज नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। कई टॉप कमांडर मारे या गिरफ्तार किए जा चुके हैं और नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घट चुकी है। लेकिन ये सब आसान नहीं था। इसके पीछे सुरक्षा बलों की कठिन लड़ाई, आधुनिक रणनीतियां और स्थानीय स्तर पर की गई विकास योजनाएं शामिल हैं। नक्सलवाद की हिंसा और उसकी जड़ें। आपको बता दें कि नक्सलवाद केवल हथियार बंद विद्रोह नहीं था, बल्कि ये सामाजिक आर्थिक असमानताओं का नतीजा भी था। खासकर बिहार में जमीन विवाद, जातिगत अत्याचार और ग्रामीण गरीबी ने इस आंदोलन को मजबूत बनाया। जहानाबाद और गया जैसे क्षेत्रों में सालों तक नक्सली और समांती सेना के बीच खूनी टकराव भी चलता रहा। रणवीर सेना बनाम नक्सली टकराव ने ग्रामीण समाज को गहरे तक विभाजित कर दिया। एक तरफ भूमिहीन, मजदूर और दलित समुदाय नक्सलियों का समर्थन करते रहते थे, तो दूसरी तरफ भूमि मालिक वर्ग अपनी सुरक्षा के लिए निजी सेनाएं बना रहे थे। इस संघर्ष में कई गांव जलते रहे, हजारों लोग मारे गए और पीढ़ियों तक इसका भय वातावरण में फैल चुका। जहानाबाद जेल ब्रेक एक सबक। ये घटना भारतीय सुरक्षा ढांचे के लिए एक बड़ा सबक बनकर सामने आई है। इससे ये साफ होता है कि केवल पुलिस बल की मौजूदगी काफी नहीं होती, बल्कि इंटेलिजेंस, तकनीक, स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक इच्छा शक्ति का संगठित होना बहुत जरूरी होता है। हमले के बाद बिहार में जेल सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव किए गए। उच्च सुरक्षा जेलों का निर्माण हुआ, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग और तैनाती में सुधार किया गया। बाद में कई कैदी पकड़े गए और आत्मसमर्पण के भी कुछ मामले सामने आए। आज के बदलते हालात। आज हालात 2005 जैसे नहीं है। नक्सलवाद कमजोर हुआ है, कई राज्यों से लगभग खत्म हो चुका है। बिहार भी अब पहले से कई ज्यादा सुरक्षित है। सरकार के मुताबिक नक्सल गतिविधियां 80% तक घट चुकी हैं और नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी कम होती जा रही है। लेकिन यह भी सच है कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में अभी भी छिटपुट गतिविधियां देखी जाती हैं। सरकार का मानना है कि विकास कार्यों, शिक्षा, सड़क निर्माण और रोजगार के अवसरों ने इस समस्या को काफी हद तक कम तो जरूर किया है। 2005 का जहानाबाद जेल कांड केवल एक आपराधिक घटना नहीं था, बल्कि ये उस दौर की राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का भी एक शीशा था। ये वो रात थी जब नक्सलियों ने ये साबित किया था कि वो राज्य की सुरक्षा को चुनौती दे सकते हैं।
आज जब इस घटना का जिक्र लोकसभा में हुआ तो इसका मकसद यही था कि भारत ने किस तरह से पिछले 2 दशकों में अपनी सुरक्षा नीतियों को मजबूत किया। यह घटना चाहे पुरानी हो, लेकिन इसमें छिपा संदेश आज भी जिंदा है। सुरक्षा, विकास और राजनीतिक स्थिरता का मेल ही किसी भी राज्य को हिंसा और विद्रोह से बाहर निकाल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।